अस्सलाम वालेकुम। करप्शन करप्शन करप्शन, ये वर्ड न जाने हम कब से सुन रहे हैं। बहुत ही अरसे से ये करप्शन वर्ड जो है ये हमारे कानों में गूंजता रहता है। करप्शन क्या है? करप्शन को कैसे डिटेक्ट किया जाए? दर हकीकत करप्शन जिसको हम समझते हैं, जो हम मुआशरे में जो हमें बताई जाती है कि करप्शन है रिश्वत लेना, करप्शन है किसी का हक मारना, करप्शन है मेरिट को डीमेरिट करना, मेरिट के ऊपर किसी लोगों को फैसला ना देना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, ये करप्शन में आता है। सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं करप्शन कि वो फिनेंशियल होती है। यहाँ तक कि हम अपने ही एरियाज में देखते हैं जो फिनेंशियल करप्ट लोग होते हैं वो एक खास पावर गेन कर लेते हैं, उनके पास एक खास पावर आ जाती है और उसी के साथ उसी मुआशरे के लोग जो उनसे इफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से उनको नुकसान होता है, वो भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? करप्शन मेरी नज़र में क्या है, देखें, जो ये पैसा, रिश्वतखोरी, पैसे का रद्दोबदल करना, मुनाफाखोरी करना, झूठ बोलना और मेरिट को डीमेरिट करना, लोगों के हकूक को तल्फ करना, ये करप्शन नहीं है। ये करप्शन के साइंस होते हैं। दर हकीकत ये करप्शन के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये एक सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी के जो उसको लग चुकी होती है। दर हकीकत करप्शन एक डिफरेंट चीज है। करप्शन बेसिकली हमारे माइंड सेट का नाम है। करप्शन दर हकीकत हमारी सोच का नाम होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उससे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात को तफसील से बयान कर सकूं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 19 ग्रेड में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं अपनी ही मिसाल दूंगा इससे ताकि समझ आ सके। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो 19 ग्रेड में जॉब कर रहा है, सेम कैडर में एक और मेरा दोस्त वो डायरेक्टर बन जाता है। मसलन एक उसको इजाफी चार्ज दे दिया जाए उसी ही यूनिवर्सिटी में, तो वो एक एक प्लस पॉइंट उसके पास आ जाए, उसके पास एक ऑफिस आ जाए, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। मसलन मैं ही कॉल करूं, मेरी कॉल अटेंड नहीं करेगा, हालांकि ना वो बीमार होगा, ना कोई उसको मजबूरी होगी, ना किसी मीटिंग में होगा। अब उसी को अगर कॉल वाइस चांसलर कर दे तो वो फौरन पिक कर लेगा। ऐसा वो बिहेव क्यों करता है? एक खास माइंडसेट की वजह से। अब क्या ये उसी की कसूर है? नहीं, उसने जिंदगी में यही देखा है, उसने जिंदगी में यही ऑब्जर्व किया और उसी के साथ ऐसा ही उसके सीनियर्स कर रहे होते हैं। बेसिकली मीन क्या है कि एक आइडिया और माइंड प्रोग्रामिंग, हमारी सोच की एक माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारी एक सोच हो जाती है कि जो पावरफुल है उसने कमजोर को दबाना है। ये उसका हक है, ये उसका हक है कि वो जूनियर को दबा के रखे, वो जूनियर को इग्नोर करे, उसको डिग्रेड करे। सेम ये मैं आपको हाई प्रोफाइल एग्जांपल इसलिए दी कि हायर एजुकेटेड इदारों में भी ऐसा होता है। तो फिर आप बताएं एक आम सी सोसाइटी में क्या होता होगा? मसलन एक छोटा सा आदमी अगर वो मेंबर बन जाए किसी काउंसिल का, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। वो क्यों होता है? उसने यही चीज इनहेरिट की होती है, विरासत से यही चीजें ली होती हैं, यही चीजें स्टेप बाय स्टेप उसको मिलती हैं कि जो कमजोर है उसको तल्फ करना, उसके हुकूक को तल्फ करना उसका हक है, वो उसको हक समझता है। और इसी तरह से वो सीनियर के साथ भी है, बड़ा सपोर्ट ऐसे करेगा, इंतहाई ओबीडियंट होके, क्योंकि उसने यही इनहेरिट किया है। ये करप्शन की इब्तदा होती है यहां से कि जब आप इस चीज को बावर समझ कर लेते हैं, इस चीज को अपना हक समझ लेते हैं कि किसी के हकूक की तलफी अपने जूनियर की, ये उसका हक है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको इंटरेस्टिंग सी देता हूं। हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा अलमिया है, जिसको मैं फेस भी करता हूँ, आप लोग भी फेस करते हैं, हम मुस्लिम, अगर न्यूटन की एग्जांपल आ जाए तो हम सारे मुस्लिम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। शेक्सपियर की आ जाए, सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, स्पेशली इन पाकिस्तान। हम ऐसा क्यों करते हैं?
کیونکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ نان مسلم ہے. اس نے ہمارے کسی بھی اسلاف کو جس سیکٹ سے ہم رکھتے ہیں اس کو اس نے کرٹیسائز نہیں کیا. اس کے لیے ہم سب سیٹ کے اسلاف، سب سیٹ کے اکابرین، سب سیٹ کے جو رہنما ہیں اس کے لیے وہ برابر ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہماری اپنے مسلمس میں اسکالرس، بہت بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں، ان کی ہم کبھی ایگزامپل نہیں دیتے؟ یہ بھی ایک مائنڈ پروگرامنگ سٹارٹ ہوتی ہے. ہم سیکٹ، ڈیفرنٹ سیکٹ کے لوگ اکٹھا بیٹھ کے سم ٹائم کھانا نہیں کھاتے. ہم 10 15 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے لیکن دل میں گلٹی سی فیل کر رہے ہوتے ہیں، یار میں اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ پانی پی رہا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا یہی کرپشن کی ابتدا ہے. کیسے آگے میں عرض کروں؟ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 20 لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک کمیونٹی بیٹھے کہیں پہ سرو کر رہے ہیں، کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں. اس میں گروپنگ ہو جائے گی، سیکٹ ڈیفرنٹ، ان کی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہو جائے گی، علاقہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور یہ ڈیفرنٹ بیہیو کریں گے. اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ یہیں سے کرپشن کی ابتدا ہوتی ہے، ڈی ویلیو کرنے کی ابتدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو باور کرنے کی. مثلا ہر سیکٹ والے لوگ، ہر ایریا، ڈیفرنٹ ایریا کے لوگ، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب اس کے لیے جو ایک خاص قسم کے لوگ ہیں، مثلا ایک سیکٹ کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے ہی بندے کو، اپنے ہی سیکٹ کے بندے کی نیگیٹو بات کو پازیٹیو کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اس کو وہ حق سمجھتے ہیں، اس کو وہ رائٹ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ بیہائنڈ اس کے انفارچونیٹلی پریچنگ ایسی ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جب بھی جا کے کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی یہی پریچنگ ہوتی ہے کہ اس کا جو سیکٹ ہے وہ بیسٹ ہے، اس کا علاقہ بیسٹ ہے، یا جو بھی واٹ ایور. وہ ایز اے ہیومن بینگ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. تو ان کے مائنڈ میں، ان کے ایک مائنڈ پروگرامنگ یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا حق حاصل کرنا مجھ پہ فرض ہے، چاہے وہ نیگیٹو ہو، اس کو وہ پازیٹیو ہو، اس کو وہ اس کا حق یا رائٹ سمجھتے ہیں جو اسی کے ہی مثلا سیکٹ کا ہو یا اسی کے ہی ایریے کا ہو. اس کے لیے وہ کسی دوسرے کو ڈی ویلیو کرنا وہ نارمل سمجھتا ہے. اب دوسری ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات اکثر ہم دیکھتے ہیں، مثلا اسٹوڈنٹس ہیں یا کسی کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے تو ہم بڑے تضحیق لہجے سے کہتے ہیں، یار یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے، یہ تم کیا کر رہے ہو. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ریزنز ہوتی ہیں جس سے ہماری ایک مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے. اب اس کے لیے جب ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے، جب ہم اس طرح سے سوچ لیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ تمہاری نجات، تمہاری ہر چیز اسی میں ہے، تو ہم اپوزیشن، جو اپوزٹ ہمارا ہوتا ہے، چاہے وہ سیکٹ کا ہو، چاہے وہ جینڈر کا ہو، چاہے وہ ایریا کا ہو، تو اس کو ڈیگریڈ کرنا ہم حق سمجھتے ہیں، اس کو ڈی ویلیو کرنا. اور اگر جب اس کے لیے کوئی اس کی حد تک امیز حالت ہو جائے تو اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں. مین کہ کرپشن ہمارے ذہن میں بس رچ بس چکی ہے. جب تک ہم ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ نہیں کریں گے، جیسا کہ اسلام ہمارا ہے، اسلام ایک انسانیت کا ہے، انسانوں کا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی بھی آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپلیٹ اپنا، ایک یہ نہیں کہ صرف ایسے سر موڑ کو اس کی طرف دیکھتے تھے، نہیں، پوری باڈی بھی اس کی طرف کرتے تھے. وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے، ایسا نہیں سوچتے تھے. اس کی پوری بات سنتے تھے، اس کو ویلیو دیتے تھے، پھر اس کا آنسر دیتے تھے. اس حد تک ان کی اخلاقیات بلند تھی. اس لیے وہ اخلاقیات کی بیس پہ مکہ و مدینہ میں، پوری دنیا میں ان جیسی کوئی شخصیت نہیں آئی. صادق و امین اسی لیے ان کے اخلاقیات اتنے بلند تھے. ہم ان کے ماننے والے ہیں. اخلاقیات سے مراد یہی ہے کہ آپ کبھی بھی ڈسکریمنیشن نہ کریں کہ وہ فلاں کون ہے، کہاں سے ہے. ایز اے ہیومن بینگ ڈیل کریں. جب یہ والی، میں اس کو معذرت سے نجاست کہوں گا، یہ کرپشن، یہ سوچ جب ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ بن جاتی ہے تو ہم سامنے والے انسان کو پرکھتے ہیں اس بیس پہ کہ یہ کون ہے، کون نہیں ہے.
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है, अच्छा हम पे असर क्यों नहीं होता? ये बड़े बड़े मुबल्लिगीन हमने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े अकाबिरीन होते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, फिर भी उनकी नसीहतें अमल क्यों नहीं करती हमारे ऊपर? उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न ये होती है, जब हम किसी भी बड़े फ़लसफ़ी को या किसी बहुत बड़े मुबल्लिग़ को देखते हैं, तो उसकी शक्ल और सूरत, उसकी ड्रेसिंग से हमें पता चल जाता है कि ये फ़लाँ सेक्ट का है या फ़लाँ एरिये का है। अब उसका रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं कि हमें पहले से पता होता है कि क्योंकि ये फ़लाँ सेक्ट का है, तो ये हमारे अकाबिरीन को अच्छा नहीं जानता। तो वो जब ये बात हमारे ज़हन से पहले ही बैठी होती है, तो वो ख़ाक हमारे ऊपर अमल होगी। और अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो बंदा बात कर रहा होता है, वो भी अपने ज़हन में ये चीज़ रख के बैठा होता है कि मैं ठीक हूँ, फलां-फलां लोग, फलां-फलां मुस्लिम्स अनफॉर्च्यूनेटली वो गलत हैं, उनके अकाबिरीन ठीक नहीं है। तो इससे आप लाख तबलीग करते रहें, अखलाकियात की कोई असर नहीं होने वाला, कुछ भी असर नहीं होने वाला। देखें, हमें सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात, उनकी शख्सियत, उनसे सीखना होगा कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, वो फ़र्क नहीं करते थे। उनके लिए इंसानियत, इंसान की वैल्यू थी। इस्लाम ऐन फितरत है। इस्लाम इंसानियत की भलाई का एक दीन है। इस्लाम में नफ़रत नहीं है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत का नाम है, उनसियत का नाम है। इस्लाम में कोई जेंडर, कोई सेक्ट, किसी किस्म की चीज़ नहीं है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ़ अखलाकियात से फैला था। अगर आज हम अपने दिमागों में से ये चीज़ निकाल फेंकें कि जो भी सामने है, मैंने उसको इस बेस पे फ़ेवर देनी है कि वो हक पे है या बातिल पे है, वो सही है या गलत है, इस बेस पे नहीं कि वो मेरे सेक्ट का है या नहीं, मेरे इलाके का है या नहीं, वो जेंडर है या नहीं, इस बेस पे नहीं करेंगे, तो ये जो फाइनेंस की करप्शन है, ये जो मेरिट की करप्शन है, ये जो उथल-पुथल, ये कर दिया, वो कर दिया, इसकी करप्शन है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जब तक हम एक सोच से नहीं बढ़ते। हम न्यूटन को तो फॉलो कर लेते हैं, शेक्सपियर को तो फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि वो इस बेस पे करते हैं कि वो गैर मुस्लिम है और वो हमारे सारे, वो यानी हमें पता होता है कि हमारे असलाफ के खिलाफ नहीं है, काबरीन के खिलाफ नहीं है। फलां सेक्ट का बंदा वो बात करेगा, वो जितना भी नेक हो जाए, उसकी बात असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जो करने वाला बंदा वो खुद भी बाइस्ड होता है दूसरे सेक्ट में, और सुनने वाले भी बाइस्ड होते हैं। जब दोनों ही बाइस्ड होते हैं, देखने वाले भी बाइस्ड होते हैं, तो वो खाक अमल होगा हमारे ज़हन पे, खाक हम चेंज होंगे, खाक हमारे अंदर चेंज आएगी। तो खुदारा करप्शन एक ही सूरत में इस मुल्क में ख़त्म हो सकती है। वो एक ही चीज़ है कि अपना ज़हन, अपनी सोच चेंज करो। सबसे पहले इंसान बनो, इंसानी सोच रखो, हमदर्दी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हक व बातिल की बात करो। जो बंदा राइट है, जो रॉन्ग है, इतनी हिम्मत पैदा करो कि उसको राइट रॉन्ग को, चाहे वो कोई भी हो, ना उसमें जेंडर देखो, ना उसमें रिश्ता देखो, ना उसमें सेक्ट देखो, ये चीज़ें बिल्कुल ना देखो। अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कर सकें। बहुत शुक्रिया।